Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। आज हम लोग बच्चों एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जिसको जनरली बुक्स में उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है और न टीचर्स इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन ये तीन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं या जो आपको टफ लगते हैं वहां पे इन तीनों का यूज होता है। टॉपिक क्या क्या है? कंडक्शन, इंडक्शन एंड अर्थिंग। तो इन तीनों टॉपिक को एक एक करके टच करेंगे और इस पे प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला कंडक्शन पे हम चलते हैं। दो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम करेंगे जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर का भी यूज होगा। तो दो स्फेरिकल कंडक्टर ले रहे हैं, एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस पे रखे गए हैं so that they cannot influence charge distribution of each other। इस पे चार्ज Q1 और इस कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस R1, इसके ऊपर चार्ज Q2 और रेडियस R2, यानी इस कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस R2 है और चार्ज क्या है भाई? Q2। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो हम काफी लार्ज ले रहे हैं, यानी D इज वेरी वेरी लार्ज देन R1 एंड D इज वेरी वेरी लार्ज देन R2। ये इतना लार्ज है कि यहां पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम यूनिफॉर्म ले सकते हैं, यानी ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है और यहां पे भी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये चार्ज Q1 Q2 हमने लिया है, ये दोनों पॉजिटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकता है, या इसमें से कोई एक पॉजिटिवली चार्ज्ड हो सकता है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज्ड हो सकता है। जो भी हम एनालिसिस करेंगे उस हिसाब से आप साइन पुट करके रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, इन दोनों कंडक्टर्स को एक थिन वायर से कनेक्ट कर दिया, यानी दिस इज अ थिन वायर, यहां पे एक स्विच है, दिस इज अ स्विच। सो क्वेश्चन ये है भाई, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके वजह से यहां पे चार्ज डेंसिटी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, इस पे एनर्जी स्टोर्ड होगा, इसका पोटेंशियल होगा और वही चीजें वहां पे भी होंगी। अब क्वेश्चन यह है कि इफ स्विच इज क्लोज्ड, इफ स्विच is closed, find out final first question चार्ज ऑफ ईच स्फीयर, दोनों स्फीयर पे चार्ज कितना होगा। सेकेंड क्वेश्चन पोटेंशियल ऑफ ईच स्फीयर, थर्ड क्वेश्चन
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ईच स्फीयर। फोर्थ क्वेश्चन, चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच स्फीयर। स्विच क्लोज करने के पहले यहां पे चार्ज Q1, पोटेंशियल इसका V1 सपोज कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 सपोज कर लें और सरफेस चार्ज डेंसिटी ρ1 सपोज कर लें। यहां पे चार्ज Q2, पोटेंशियल इसका V2 सपोज कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 सपोज कर लें और सरफेस चार्ज डेंसिटी ρ2 सपोज कर लें बिफोर क्लोजिंग द स्विच। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच फाइनल वैल्यूज इस पे Q1 डैश Q2 डैश सपोज कर लें, V1 डैश V2 डैश सपोज कर लें, E1 डैश E2 डैश सपोज कर लें, सिग्मा 1 डैश और सिग्मा 2 डैश सपोज कर लें। तो हमको Q1 डैश Q2 डैश Q1 Q2 के टर्म में निकालना है, V1 डैश V1 V2 डैश V1 V2 के टर्म में निकालना है, E1 डैश E2 डैश E1 E2 के टर्म में निकालना है, सिग्मा 1 डैश सिग्मा 2 डैश सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के टर्म में निकालना है। अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जब इस स्विच को क्लोज करेंगे, यहां पे हमने क्लोज कर दिया, आगे हम दिखा रहे जब क्लोज करने के बाद क्या होगा। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। इक्वेशन नंबर 1, जो Q1 डैश होगा और Q2 डैश होगा वो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा। किस वजह से भाई? बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड इक्वेशन हम क्या बना सकते हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये भी कंडक्टर और ये कंडक्टिंग वायर है, तो इस पूरे का पोटेंशियल क्या होगा भाई? सेम होगा। सो V1 डैश इज इक्वल टू V2 डैश। इक्वेशन नंबर 2। अब V1 डैश क्या होगा बेटा? तो V1 डैश होगा स्फीयर के लिए KQ बाई R, सो KQ1 डैश बाई R1 इज इक्वल टू KQ2 डैश बाई R2। सो यहां से आ गया Q1 डैश अपॉन R1 इज इक्वल टू Q2 डैश अपॉन R2। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को यूज करके हम Q1 और Q2 फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 से अगर हम देखें तो ये Q1 डैश इज इक्वल टू क्या होगा? R1 अपॉन R2 इंटू Q2 डैश। पहले तो इस दोनों चार्ज Q1 डैश अपॉन Q2 डैश निकालना, तो ये आंसर हो जाएगा, यहां से हम निकाल सकते हैं। अब Q1 डैश का ये वैल्यू यहां पे पुट कर दें, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो ये हो गया R1 अपॉन R2 प्लस 1 Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। यानी जो Q2 डैश होगा वो क्या हो जाएगा भाई? R2 अपॉन R1 प्लस R2 Q1
प्लस Q2, और यही वैल्यू हम यहां पुट करके Q1 डैश फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये रिजल्ट हम लिख रहे हैं Q1 डैश Q2 डैश क्या होगा। सो Q2 डैश तो हमने निकाल लिया, Q2 डैश का वैल्यू ये है। Q1 डैश क्या होगा भाई, Q1 डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। So this will be Q1 dash and this will be Q2 dash। अच्छा, जो बीच में इक्वेशंस लिखे थे बेटा उनको लेके ये हमने सॉल्व किया, ये दोनों वैल्यू निकालिए। ऐसे ही हम बाकी सारे पोटेंशियल जो है वो निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं, वो इंडिविजुअली सारा निकाला जा सकता है। मेन इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे ये है कि इनका रेशियो क्या होगा। तो V1 डैश अपॉन V2 डैश क्या होगा भाई, 1:1, क्योंकि V1 डैश इक्वल टू V2 डैश। सो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश को अगर हम देखें, अभी हमने सॉल्व किया है, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। V1 डैश अपॉन V2 डैश ये क्या होगा भाई, 1 होगा, क्योंकि V1 डैश इज इक्वल टू V2 डैश, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है। अब V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू R। अगर V का हम फार्मूला देखें तो V इज इक्वल टू स्फीयर के लिए KQ/R, और E इज इक्वल टू सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, KQ/R स्क्वायर। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से अगर हम देखें तो V इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू R। इसी E में R से मल्टीप्लाई कर दे तो KQ/R आ जाएगा। V इज इक्वल टू E इंटू R, जहां पे V सरफेस पे है और E भी सरफेस पे है। तो इस तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, E1 डैश R1 अपॉन E2 डैश R2 इज इक्वल टू 1, यानी E1 डैश अपॉन E2 डैश इज इक्वल टू R2/R1। मतलब क्या हुआ कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर आपस में ये कनेक्टेड है तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका रेडियस ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा। जैसा फिगर में दिखा रहा है, इसका रेडियस अगर हम ज्यादा दिखा रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा, और जिसका रेडियस कम होगा बेटा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा। तो इस रिजल्ट को यहां पे हम लिख देते हैं, E1 डैश अपॉन E2 डैश इज इक्वल टू R2/R1। अब किसी स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके सरफेस पे क्या होता है, तो इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सिग्मा 1/एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, इसको सिग्मा 2/एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, यानी सिग्मा 1 डैश अपॉन सिग्मा 2 डैश, सिग्मा 2 डैश इज इक्वल टू R2/R1। इसका मतलब जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगा,
यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगा, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। ये चीजें हम कर क्यों रहे हैं? एक चीज एक्चुअली हमने किसी पिछले लेक्चर में समझाया था कि अगर कोई कंडक्टर ले ले तो उसका जो शार्प एंड होगा बेटा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होता है और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी वहां पे ज्यादा होता है। यहां पे ले लिया, यहाँ पे शार्प है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होगा, जबकि पोटेंशियल हर जगह बराबर होगा। ऐसा ये हम क्यों कर रहे हैं? उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि अगर इस वायर को छोटा करते जाए और इस कंडक्टर को यहां पे ले आके टच करा दे, यहां पे ले आके टच करा दे, तो हमारा ये जो एनालिसिस है वो वही रहेगा। ये जो हमने निकाला वो क्या रहेगा? वही रहेगा। यहाँ पे इस वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा क्योंकि इसका रेडियस कम है, और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा क्योंकि इसका रेडियस कम है। तो अब ऐसा हम मान सकते हैं कि ये जो बॉडी है बहुत सारे स्फीयर से मिलके बना है जिसका अलग अलग रेडियस है। तो ये जो पार्ट है इसको एक ऐसे स्फीयर से मान सकते हैं बना हुआ जिसका रेडियस बहुत कम है, और रेडियस जहां कम होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा और सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। अब इसका यूज कहां पे होता है? तो बेसिकली जो कोई भी मीडियम होता है उसका एक डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी कंडक्टर के ऊपर एयर में हम चार्ज देते जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट चार्ज दे सकते हैं। एक सर्टेन लिमिट के बाद वो चार्ज इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा कि एयर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इंसुलेटर न होके कंडक्टर बन जाएगा। तो जिस मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे कोई भी मीडियम कंडक्टर के तरीके बिहेव करने लगता है उसी को हम उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। सो इस पे एक क्वेश्चन हम करते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे, और इसका एप्लीकेशन क्या है वो हम समझाएंगे। बाकी जो 3 इक्वेशन हमने बनाए थे ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सेकेंड क्वेश्चन लिखो, देयर इज अ कंडक्टिंग स्फीयर of radius 1 meter. Find out maximum positive charge that can be stored on it without leaking if dielectric strength of air is 5 into 10 to the power 5 volt per meter. सो मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर कर सकते हैं कि ये लीक न करे। लीक करने का मतलब क्या है कि इसके सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगा तो एयर एक कंडक्टर के तरीके बिहेव करने लगेगा और चार्जेस लीक होना शुरू हो जाएंगे। सो कितना कर सकते हैं? यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E शुड बी लेस देन डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 5 into 10 to the power 5। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? K Q max upon R square, that is 1 square, less than or equal to 5 into 10 to the power 5।
अब k क्या होता है 9 इंटू 10⁹, तो q max इज इक्वल टू और लेस देन 5/9 इंटू, तो 9 इंटू 10⁹ था, ये हो गया 10⁻⁻⁴, यानी लेस देन और इक्वल टू ये कितना हो गया 500/9, ऐसा हम लिख सकते हैं माइक्रो कूलम। तो 1 मीटर के स्फीयर पे मैक्सिमम ये चार्ज स्टोर कर सकते हैं कितना भाई, क्यू मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो गया, क्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू 500/9 माइक्रो कूलम। बेसिकली ये चीज हमको ऐसे लिखना था, ई के लिए ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, सो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये होगी 500/9 माइक्रोकूलम, उससे ज्यादा स्टोर हम नहीं कर सकते हैं। अब सपोज करिए कि ये जो स्फीयर है इसी पे एक ऐसा अनइवन प्रोजेक्शन है इस तरीके से। अब बेटा ये अगर अनइवन प्रोजेक्शन है और इसका रेडियस हम 1 mm मान लें, ये परफेक्टली स्मूथ होना जरूरी क्यों है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे चार्ज बहुत आसानी से लीक कर जाएगा, इसके पहले ही लीक कर जाएगा, ये भी चार्ज नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उस केस में r क्या हो जाएगा 10⁻⁻3, यहाँ पे 10⁻⁻3 हो जाएगा। उस केस में देखें तो क्या होगा KQ/r कितना है 10⁻⁻3। अगर ये जो प्रोजेक्शन इसका रेडियस 1 mm मान ले, तो 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 5 इंटू 10⁵, यानी Q इज लेस देन और इक्वल टू, ये 9 इंटू 10⁻9 डिवाइड करेगा 5 इंटू 10⁻⁻1, ये हो गया उधर गया तो 9 इंटू 10⁻9। सोच लो कितना कम चार्ज स्टोर होगा। उसका परफेक्टली स्मूथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा भी अनइवन हो जाएगा तो उस पॉइंट से चार्ज लीक करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे चार्ज डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी, और जहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ही हाई होगा। तो ये हमने कंडक्शन की बात की। अब दूसरा प्रॉब्लम आते बेटा दूसरे क्वेश्चन पे, जहां पे स्फीयर एक दूसरे के अंदर रखे हुए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन हमने दिया था इसमें क्या था, स्फीयर एक दूसरे से दूर बाहर रखे हुए, अब अंदर रखे हुए। तो सपोज कर लो एक कंडक्टिंग स्फीयर ये है और दूसरा ये है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, यानी दोनों का सेंटर सेम है, दोनों कंडक्टिंग स्फीयर है। इसका रेडियस हम r1 सपोज कर लें, इसका रेडियस चार्ज q1 सपोज कर लें, बाहर वाले स्फेरिकल शेल का रेडियस r2 सपोज कर लें, और बाहर वाले पे चार्ज q2 सपोज कर लें। ये चार्जेस हैं भाई इन पे। अब अगर इसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दे, एक वायर ले ले भाई और इसको आपस में, यहाँ पे एक स्विच है, इस स्विच से इस दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। अगर ये स्विच क्लोज करेंगे तो क्या होगा ये हमको बताना है, यानी चार्जेस अंदर वाले स्फीयर पे कितना होगा और बाहर वाले स्फीयर पे कितना होगा। इनिशियली ए पे चार्ज क्या है Q1, यानी अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज Q1 है और बाहर वाले स्फेरिकल शेल पे चार्ज Q2 है। इफ स्विच S is closed, what will be charge on inner sphere and charge on outer sphere? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर से देखें बेटा, बिना सॉल्व किए हुए इसको किया जा सकता है। सारे के सारे चार्ज बाहर चले जाएंगे। क्या होगा, सारे के सारे चार्ज बाहर चले जाएंगे, क्योंकि नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो।
तो अगर इसको क्लोज कर देंगे तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, सारा का सारा चार्ज बाहर चला जाएगा। लेकिन दूसरा मेथड क्या, मैथमेटिकल एनालिसिस इसका क्या है, अगर उस कॉन्सेप्ट को हम छोड़ दें तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो अंदर वाले का पोटेंशियल हम सपोज कर ले V1 और बाहर वाले स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल सपोज कर ले V2। अब हम V1 और V2 निकाल लेते हैं और चार्ज का हमको नेचर पता है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है और निगेटिव चार्ज हमेशा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जाता है। तो क्लोज करने पे क्या होगा, उसके लिए हमको V1 और V2 निकालना, तो हम निकालते हैं। V1 इज इक्वल टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इस एनालिसिस को आप देखना। तो इसका जो इस सरफेस का जो पोटेंशियल होगा खुद के चार्ज से भी होगा और बाहर के चार्ज से भी होगा। तो खुद के चार्ज से क्या होगा भाई, K Q1 अपॉन R1 प्लस बाहर के चार्ज के वजह से क्या होगा, तो बाहर के चार्ज के वजह से जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही हर जगह अंदर पोटेंशियल होगा। तो सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, K Q2 अपॉन R2। सो दिस विल बी V1। अब V2 निकालें, बाहर वाले सरफेस पे क्या पोटेंशियल होगा। सो बाहर वाले सरफेस पे खुद के चार्ज से भी पोटेंशियल होगा और अंदर वाले चार्ज से भी पोटेंशियल होगा। तो अंदर वाले चार्ज से पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो पॉइंट है इस शेल के बाहर है, तो पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगाएंगे K Q1 बाई R2 प्लस इसका खुद के चार्ज से क्या पोटेंशियल होगा, K Q2 बाई R2। ध्यान देना बच्चों, इसको फिर से एक बार समझो। ये अंदर वाले शेल पे क्या पोटेंशियल होगा, तो खुद के चार्ज का पोटेंशियल ये होगा और बाहर वाले चार्ज का पोटेंशियल ये होगा, क्योंकि बाहर वाले चार्ज के वजह से देखें तो इस शेल के अंदर ये शेल रखा हुआ है, तो जो सरफेस में पोटेंशियल होगा इसके अंदर हर पॉइंट पे वही पोटेंशियल होगा, इसलिए हमने सरफेस का पोटेंशियल लिखा है। लेकिन जब बाहर वाले सरफेस का पोटेंशियल निकालना है तो उसका खुद के चार्ज के वजह से पोटेंशियल ये होगा, ये हमने लिखा है। इस वाले चार्ज के वजह से पोटेंशियल क्या होगा, तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, इस शेल के बाहर है, तो पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगेगा KQ बाई स्मॉल r। तो स्मॉल r कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 माइनस V2 हम निकाल लें। तो V1 माइनस V2 निकाले तो यहां माइनस ये और ये कट गया, V1 माइनस V2 क्या आ गया भाई, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू K 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 इंटू Q1, यानी K R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2 इंटू Q1। अब हम इस क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं। देखो बेटा, ये जो K है पॉजिटिव टर्म है, R1 R2 रेडियस पॉजिटिव, R2 माइनस R1 पॉजिटिव होगा। R2 माइनस R1 क्या होगा भाई, पॉजिटिव हुआ, क्योंकि हम फिगर से देख सकते हैं R2 ग्रेटर देन R1, यानी ये जो चीज है दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। तो अब पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, यानी यहां और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा अगर Q1 पॉजिटिव है, निगेटिव होगा अगर Q1 निगेटिव है। एक चीज और ध्यान देने की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बाहर वाले स्फीयर के चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है,
ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका बेटा, इस टाइप का फिगर था और यहाँ पे ये ऐसे दे दिया कि अगर यहाँ पे और एक क्यू चार्ज रख दिए तो पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। सो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे चार्ज Q2 है, फिर से Q रख दे, Q3 रख दे, कुछ भी करें, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यही रहेगा। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड करेगा। जब तक इसको चेंज नहीं करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब देखते हैं चार्ज मूव किधर करेगा। तो अगर हम सपोज कर ले, दो कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन Q1 इज पॉजिटिव। Q1 क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज है। और जब Q1 पॉजिटिव चार्ज है तो V1 ग्रेटर देन V2, V1 ग्रेटर देन V2, और V1 अंदर का पोटेंशियल ज्यादा होगा, और अंदर का पोटेंशियल ज्यादा होगा बेटा तो चार्ज हाई, जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेगा। और कब तक मूव करता रहेगा, जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का एक ही तरीका है कि ये चार्ज खुद जीरो हो जाए, यानी पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बाहर मूव कर जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है, Q1 इज नेगेटिव। Q1 नेगेटिव चार्ज है। अब जब Q1 नेगेटिव चार्ज है बेटा तो उस केस में V1 लेस देन V2 हो जाएगा, V1 लेस देन V2। और V1 लेस देन V2 हो गया, अंदर का पोटेंशियल कम है, बाहर का ज्यादा है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज किधर मूव करता है बेटा, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो ये नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू करेगा, और ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का एक ही तरीका है कि ये Q1 जीरो हो जाए। तो इस केस में भी पूरा का पूरा चार्ज बाहर चला जाएगा। यानी इस एनालिसिस से हमने क्या सीखा है, चार्ज Q1 पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, सारा का सारा चार्ज बाहर जाएगा। यही हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में पढ़ा है। दूसरी चीज हमने क्या सीखा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो Q2 के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमने दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिए बेटा। सो अब आते हैं हम थर्ड पे। जो थर्ड एग्जांपल है वो क्या है बेटा, उसको देखते हैं। यहां पे हम थिन शीट ले रहे हैं जो कि थियोरेटिकली इनफाइनाइट डायमेंशंस के हैं, यानी उनका एरिया इनफाइनाइट है, एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं और बहुत ही क्लोज रखे हैं। यानी ये फिगर में तो ऐसा नहीं दिखेगा, ये आपको वायर जैसा दिख रहा है, लेकिन ये क्या है भाई, थिन शीट है, पेपर शीट जैसे ले लें। इनका डायमेंशन क्या, यानी एरिया क्या, बहुत ही लार्ज है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है ये बहुत स्मॉल है। ऐसा सपोज करके आगे का हम एनालिसिस करेंगे। यानी D इज वेरी वेरी लेस देन लेंथ ऑफ दिस शीट एंड D इज वेरी वेरी लेस देन ब्रेड्थ ऑफ दिस शीट। जो शीट का थिकनेस है वो थियोरेटिकली जीरो या वेरी स्मॉल ले सकते हैं, प्रैक्टिकली उसका थिकनेस होगा तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे एनालिसिस पे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, D इज वेरी वेरी लेस देन रूट A, यानी एरिया ऑफ शीट L इंटू B। तो अगर ऐसे दो शीट रखा हुआ है, अब एक पे हम चार्ज दे दें Q1 और दूसरे पे चार्ज दे दे Q2। अब हम पूछें
कि इसके बाहर वाले फेस पे क्या चार्ज है, अंदर वाले फेस पे क्या चार्ज है। तो इसको एनालाइज करने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 हम करा रहे बेटा। तो यहां का चार्ज हम Q1 सपोज कर ले, यहां थोड़ा थिकनेस हम दिखा दे रहे हैं। थिकनेस दिखाने का पर्पज ये बेटा क्योंकि एनालिसिस जो हम करने जा रहे हैं वहां पे इसका यूज आएगा। फिर इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक बताएंगे। ये तो पूरा सॉल्यूशन हम दे रहे हैं कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा, वो हम ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ का चार्ज, बाहर वाले सरफेस का चार्ज हम सपोज कर लेते Q1, या इसको ऐसे दे दे, ये फेस, दिस इज फेस 1, दिस इज फेस 2, दिस इज फेस 3, दिस इज फेस 4। 1 2 यहां भी है यार, ABCD लिख देते हैं। दिस इज फेस A, दिस इज फेस B, दिस इज फेस C, दिस इज फेस D। क्वेश्चन यह है कि दो मेटल प्लेट है, एक को चार्ज Q1 दिया गया, एक को चार्ज Q2 दिया है। हमको बताना है ABCD इंडिविजुअल फेसेस पे कितने कितने चार्ज अपीयर होंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहां पे चार्ज Q सपोज कर लेते हैं। तो यहां पे ऐसा हम कहते हैं कि बाई इंडक्शन चार्ज माइनस Q है। क्यों ऐसा कहते हैं इसको हम बता रहे बेटा। अच्छा, अब यहां पे चार्ज Q है, तो यहां पे बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहां पे चार्ज क्या होगा भाई, Q1 माइनस Q, क्योंकि टोटल चार्ज कितना रहना है, Q रहना है और Q1 रहना है। इस पे टोटल चार्ज कितना दे, Q1। यहां पे चार्ज अगर हम Q सपोज कर ले, तो यहां पे इस फेस पे चार्ज क्या होगा, Q1 माइनस Q। अच्छा, यहां पे चार्ज माइनस Q कैसे हमने लिया है, ऐसे जनरली टीचर कहते हैं बाई इंडक्शन। वो कैसे है बाई इंडक्शन माइनस Q, ये हमेशा जरूरी नहीं बेटा उतना ही चार्ज आ जाए, उसको अभी हम समझाएंगे। लेकिन अगर हम यहां पे सपोज कर ले चार्ज माइनस Q है, तो यहां पे चार्ज क्या आएगा बेटा, Q2 प्लस Q। ऐसा क्यों, बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि इस पे टोटल चार्ज कितना है, Q2। तो ये दोनों चार्ज ऐड कर दे वही टोटल चार्ज होगा, तो वो Q2 हो गया। और ये दोनों चार्ज ऐड कर दे तो Q1 आ गया, ये चार्ज Q1। अब अगर हम Q निकाल ले तो काम बन जाए, हमको चारों फेस पे चार्ज मिल जाएगा। लेकिन Q निकालने के पहले अगर हमने इसको Q लिया और कहा कि बाई इंडक्शन ये माइनस Q है, ये क्यों हुआ बेटा, इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। और रीजन वो ये है कि नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। अगर एक बाउंड्री हम ऐसे क्रिएट करें, यहां से लेके यहां इस तरीके से, तो हमने ये जो बाउंड्री लिया बेटा, इसका हर चीज एक कंडक्टर के अंदर लाई कर रहा है। तो कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहां पे चार्ज Q है, तो यहां पे चार्ज क्या होगा, माइनस Q। अब अगर ये सेपरेशन लार्ज है तो ऐसा नहीं होगा बेटा, उसका रीजन ये है क्योंकि उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एंड पे होंगी वो कर्व्ड हो जाएंगी, यूनिफॉर्म नहीं होंगी। फिर यहां से फ्लक्स चेंज करने लगेगा, तो उस केस में नेट चार्ज जीरो नहीं होगा। क्योंकि नेट चार्ज हम जीरो क्यों ले रहे हैं, उसका रीजन है नेट फ्लक्स। ये जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है, इससे जो नेट फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फ्लक्स यहां से कोई पास करेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव होंगी, कहीं कहीं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होंगी। तो उस केस में यहां से फ्लक्स बाहर निकलेगा नहीं, यहां से फ्लक्स बाहर निकलेगा नहीं, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां से कोई फ्लक्स बाहर निकलेगा नहीं, यानी ये क्या हो गया, जीरो हो गया। और ये जीरो हो गया तो Q इन क्या हो गया, जीरो हो गया। और Q इन अगर जीरो है तो इस फेस पे अगर हम Q चार्ज ले रहे हैं तो दिस चार्ज मस्ट बी माइनस Q।
अब इस Q को निकाला कैसे जाए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। Q को निकालने के लिए हम क्या करें, किसी एक पॉइंट पे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने बेटा, और वो क्या होगा, 0 होगा, ये हमको पता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। तो निकालते यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा बेटा, 4 चार्ज के वजह से होगा। एक इस चार्ज की वजह से जो इस पे आया, दूसरा जो इस पे आया, तीसरा जो इस पे आया, और चौथा जो इस पे आया। तो इसके वजह से ये जो चार्जेस इस पे होंगे, इसके वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स राइट होगी, यानी Q1 माइनस Q, जो फील्ड का फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं बेटा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है। और सिग्मा क्या होगा, Q बाई ए हम एरिया सपोज कर रहे हैं, तो Q1 माइनस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, टुवर्ड्स राइट होगा, इसलिए हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। अच्छा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके वजह से इस सरफेस पे जो चार्ज आएगा उसके वजह से फील्ड टुवर्ड्स राइट होगा, तो वो भी पॉजिटिव, प्लस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो गया। देन इसके वजह से यहां पे फील्ड किधर होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज है, इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पे जो फील्ड होगा बेटा टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, तो इसको नेगेटिव लेंगे, माइनस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। देन इसके वजह से किधर होगा भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट इधर, तो इसके वजह से भी टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, यानी नेगेटिव होगा। देन माइनस Q2 प्लस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर से उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर में क्या क्या बचता देखते हैं। सो Q1 माइनस Q प्लस Q, देन माइनस Q, देन माइनस Q2, देन माइनस Q इज इक्वल टू 0। ये Q और ये Q कैंसिल आउट हो गया, यहां पे आ गया Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू, ये माइनस Q 2Q इधर जाके पॉजिटिव हो गया, यानी Q इज इक्वल टू क्या हो गया, Q1 माइनस Q2 बाई 2, Q1 माइनस Q2 बाई 2, ये आ गया भाई Q हमारा। अब हम चार्ज बता सकते हैं चारों फेस पे क्या होगा, तो यहां पे हम लिख रहे बेटा QA, यानी फेस A पे चार्ज क्या होगा, इज इक्वल टू Q1 माइनस Q, Q1 माइनस Q, और Q हमने ये निकाला है Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। इसको सॉल्व करें तो QA इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 2, ये आ जाएगा चार्ज। QB Q के बराबर होगा, फेस B पे जो चार्ज होगा QB इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई 2। QC माइनस Q के बराबर है, यानी माइनस फिर Q1 माइनस Q2 बाई 2। देन QD
इज इक्वल टू क्या है भाई, Q2 प्लस Q1, तो ये Q2 प्लस Q और Q है हमारा Q1 माइनस Q2 बाई 2। इसको हम सॉल्व करें भाई तो QD इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 2, ये आ गया। तो अगर प्रॉपरली हम सॉल्व करेंगे बेटा तो इस तरीके से हम चारों फेस पे चार्ज निकाल सकते हैं। अब इसका ट्रिक हम बता रहे हैं, इसको एग्जाम में आ गया तो कैसे करोगे। एग्जाम का मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए, हम सब्जेक्टिव का नहीं बता रहे बेटा। सब्जेक्टिव के लिए तो पूरा हमने सॉल्व करके दिखाया आप लोगों को कि ये कैसे सॉल्व होगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यही प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसका हम ट्रिक बता रहे हैं आपको। वो ट्रिक इसलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे केवल 2 मीटर प्लेट था। अगर हम 5 मीटर प्लेट, 10 मीटर प्लेट एक दूसरे के पैरेलल रख दें और सातवें के राइट फेस पे चार्ज पूछ लें तो इस मेथड से करते करते घंटों निकल जाएगा, तब जाके सॉल्व होगा। लेकिन जो ट्रिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उससे मैक्सिमम 30 सेकेंड लगेगा उसको सॉल्व करने पे। तो ट्रिक क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं, इसीलिए रिजल्ट हमने यहां रहने दिया। देखो यहां पे ये 2 शीट रखा है, 2 से अधिक शीट होगा तब भी मेथड यही लगने वाला, ट्रिक यही लगने वाला। इस पे चार्ज Q1 दिया हुआ, इस पे चार्ज Q2 दिया हुआ। अब ये फेस A, B, C, D, जो आउटर फेसेस हैं उस पे चार्ज हमेशा बराबर होगा, यानी QA इज इक्वल टू QD। जो आउटर फेसेस है उस पे चार्ज हमेशा बराबर होगा, यानी 2 प्लेट है तो फेस A और फेस D बाहर है। ऐसे 10 प्लेट हो सकते हैं तो इधर वाला फेस और लास्ट वाला फेस लेंगे, ये दोनों चार्ज क्या होगा भाई, बराबर होगा। और होगा कितना, तो जितने भी चार्जेस हैं, जितने भी प्लेट है उस पे जितने भी टोटल चार्जेस है उनका एल्जेब्रिक सम लेके 2 से डिवाइड कर दो। तो यहां पे Q1 प्लस Q2 बाई 2 ये चार्ज हो गया। ये आप देखिए, ये और ये अगर अभी तक ध्यान नहीं गया होगा तो अब ध्यान से देखिए, आउटर फेसेस पे चार्ज क्या है भाई, बराबर है। अब बाकी जो चार्ज है वो बड़े आसानी से निकल जाएगा बेटा। जैसे QB है, बाकी जितने भी चार्ज हैं या तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से निकल जाएगा या तो इंडक्शन ऑफ चार्ज से निकल जाएगा। जैसे B पे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा देते हैं, QB ये होगा कितना, तो QB हमको निकालना है। तो रूल ये कहता है कि QA प्लस QB इज इक्वल टू Q1 बाई कंजर्वेशन लॉ। टोटल चार्ज क्या होगा, सेम होगा। तो अब QA प्लस QB इज इक्वल टू Q1 और QA हम निकाल लिए। तो QB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 माइनस QA। QA का वैल्यू पुट कर दें तो Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2। इसको सॉल्व कर लो बेटा, ये आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2। ऐसे QC हमको निकालना है, तो बाई इंडक्शन QC क्या होगा, माइनस QB होगा। दिस इज बाई इंडक्शन। अदरवाइज बाई कंजर्वेशन आप चार्ज कर लो, QC प्लस QD इज इक्वल टू Q2। यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, ये थोड़ा सा लेंदी होगा। कंजर्वेशन इंडक्शन से करोगे तो इमीडिएट आ जाएगा, क्योंकि QB हमको पता है तो माइनस QB होगा। तो ये रिजल्ट हो गया। अब इस पे एक क्वेश्चन कराते बेटा, ये जो हमने थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस किया इस पे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पे। अगर 2 से ज्यादा प्लेट है तब हम क्या करेंगे, 2 से ज्यादा प्लेट है
तो उस केस में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए एक क्वेश्चन लिखते हैं और वहां से इसको सॉल्व करके देखते हैं। जो हमने ट्रिक बताया थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो हम ऐसे ले लें, ये 1 2 3 4 5, ये 5 शीट रखे हैं बेटा। इन पे चार्ज यहां पे लेते हैं 5 कूलम, यहां पे -2 कूलम, यहां पे 7 कूलम, यहां पे चार्ज रखते ही नहीं है, यहां पे -10 कूलम। ऐसे डिफरेंट प्लेट पे चार्ज दिया गया है। ठीक है, अब हमको निकालना है कि इन फेसेस पे चार्ज कितना होगा। तो हम फेस देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फेस है। बड़े आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। हाँ, एग्जाम में 10 फेस का नहीं है, वो किसी एक फेस का, इस फेस का पूछ सकता है या इस फेस का पूछ सकता है, लेकिन हम सब निकाल देते हैं। ये फेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक एक करके निकालते बेटा। और ये जो मेथड बताने जा रहा है ये बहुत ही आसान मेथड है। हमने क्या कहा था भाई, Q1 इज इक्वल टू Q10। जो लास्ट फेसेज है उन पे चार्ज सेम होगा, Q1 इज इक्वल टू Q10। और वो कितना होगा, तो सारे चार्जेस का एल्जेब्रिक सम बाय 2। तो चार्जेस का एल्जेब्रिक सम देखें, 5 -2 +7, फिर 0 है +0, देन -10 बाई 2 इज इक्वल टू, तो ये कितना हो गया 12 और ये -12 यानी 0 हो गया। तो Q1 इज इक्वल टू Q10 इज इक्वल टू 0। यहां पे हम चार्ज लिख दे रहे हैं। अब सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, अब कुछ लिखने का मतलब नहीं, अपने आप सॉल्व हो जाएगा बेटा। यहाँ पे चार्ज 0, यहाँ पे चार्ज 0, ये ब्लू कलर से हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अंदर पे चार्ज कितना होगा बाई कंजर्वेशन, इधर 0 है, टोटल 5 है, तो यहाँ 5 होगा। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ 5 है तो बाई इंडक्शन इस वाले फेस पे क्या होगा, -5, इधर हम लिख दे रहे हैं -5, इस वाले फेस पे -5। अच्छा, इस पे -5 हो गया और है -2, तो होना क्या चाहिए, टोटल -5 ही होना चाहिए ना बेटा। तो इस वाले फेस पे +3 होगा, इधर वाले फेस पे +3 होगा, तो +3 -5 -2 हो गया। अच्छा, इस पे +3 है तो इस पे क्या होगा -3 बाई इंडक्शन -3, और इस पे है टोटल कितना 7, यानी इधर क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, और 10 होना चाहिए, तो इधर क्या गया -10, और इधर -10 हो गया, और पूरा है कितना 0, तो इधर +10, और इधर +10 है तो अंदर वाले फेस पे क्या आएगा -10, और -10 होगा और टोटल -10 है, यानी बाहर क्या आएगा 0 आएगा, जो कि हमने पहले ही निकाल लिया है। तो इस तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो इज इट क्लियर। अब इस पे एक और चीज हम डिस्कस करेंगे बेटा, और डिस्कस ये करेंगे कि जितना कैपेसिटर तुमने पढ़ा है उस पे क्यों बाहर वाले फेस पे चार्ज नहीं दिखाते हैं। कैपेसिटर तुमने पढ़ा होगा, उसके बाहर वाले फेस पे हमेशा चार्ज क्या होता है 0 होता है। बड़ा सिंपल सा रीजन है क्यों 0 होता है, सारा का सारा चार्ज अंदर दिखाते हैं, यानी इसको Q चार्ज दिया और इसको -Q चार्ज, ऐसा कैपेसिटर में हम दिखाते हैं। ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर वाले फेस पे, ये सारा का सारा निगेटिव चार्ज अंदर वाले फेस पे। ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा होता इसलिए यहाँ का चार्ज हम 1 सपोज फेस 1 फेस 2 फेस 3 फेस 4, ये इसलिए होता है क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। अभी जो हमने मेथड बताया, तो बाहर वाले फेस पे यानी Q1 और Q4 क्या होगा भाई, टोटल चार्ज का एल्जेब्रिक सम बाई 2।
कितना हो गया भाई, 0। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से देखें तो अगर इधर चार्ज 0 है, टोटल चार्ज Q है, यानी टोटल Q किधर आ गया, अंदर वाले फेस पे, तो ये Q आ गया। और इधर बाहर 0 है, टोटल चार्ज -Q है, तो अंदर क्या आएगा, -Q आएगा। बाय इंडक्शन से देख ले तो यहाँ Q है, तो यहाँ -Q है, तो टोटल चार्ज यहाँ पे अंदर वाले फेस पे अपीयर होगा और टोटल चार्ज यहाँ पे अंदर वाले फेस पे अपीयर होगा। इसलिए कैपेसिटर में टोटल चार्ज अंदर वाले फेस पे शो किया जाता है। चलो भाई, इतना अब हमने कर लिया। अब हम अर्थिंग पे आते बेटा, क्योंकि हमने कंडक्शन और इंडक्शन इन दोनों का बात कर लिया। आगे भी बात करेंगे कंडक्शन और इंडक्शन का, लेकिन थोड़ा अर्थिंग पे भी आते हैं। अर्थिंग का मतलब होता क्या है बेटा? तो अर्थिंग का मतलब ग्राउंडिंग, यानी कोई किसी बॉडी को कंडक्टिंग वायर से अर्थ से कनेक्ट कर देना। अर्थ से कनेक्ट करने से अगर आप लोगों ने ये पढ़ा है कि उस बॉडी का पूरा चार्ज अर्थ में चला जाएगा, या अर्थ से नेगेटिव चार्ज बॉडी पे आ जाएगा, या ऐसा पढ़ोगा बॉडी का नेगेटिव चार्ज अर्थ पे चला जाएगा बेटा, अर्थ के अंदर चला जाएगा, पूरा का पूरा चार्ज ऐसा चला जाएगा। ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये भूल जाइए। ऐसा कहीं कुछ होता नहीं है, हर केस में ऐसा नहीं होता। कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, यानी पूरा चार्ज भी ट्रांसफर हो सकता है या पार्शियल चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है। सर्टेनली हम केवल एक चीज कर सकते हैं, और वो क्या कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी का अगर अर्थिंग करते हैं तो उस बॉडी का पोटेंशियल 0 हो जाता है। उस बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाता है भाई, 0 हो जाता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ एक कंडक्टर है जिसपे नेट चार्ज 0 है और अर्थ का पोटेंशियल 0 है। तो अर्थ एक कंडक्टर आप मान रहे हैं और उसका पोटेंशियल 0 ले रहे हैं, नेट चार्ज 0 ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी बॉडी कनेक्ट करेंगे तो उसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कितना चार्ज जाएगा नहीं जाएगा वो कंडीशनल चीज है, वो अभी हम करके दिखाएंगे। पूरा चार्ज ट्रांसफर हो भी सकता है बॉडी से अर्थ या अर्थ से बॉडी, या नहीं भी हो सकता, तो वो आगे डिस्कशन का पॉइंट है। लेकिन सर्टेनली एक ही पॉइंट है बेटा, बाई अर्थिंग होता क्या है, पोटेंशियल ऑफ बॉडी, बॉडी का मतलब हमारा कंडक्टिंग बॉडी से बिकम्स जीरो। यानी अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, यानी जो अर्थ का पोटेंशियल होगा वही उसका पोटेंशियल होगा। सर्टेनली केवल एक यही चीज होगा बेटा, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा चार्ज चला जाएगा। ये सब अभी अलग अलग हम करके दिखाते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो एक एग्जांपल पहले हम इसी पे ले लेते हैं। ये 2 कंडक्टिंग प्लेट है, इस पे चार्ज 4 कूलम, इस पे चार्ज 10 कूलम। ये इस तरीके से, हियर इट इज 4 कूलम चार्ज, हियर इट इज 10 कूलम चार्ज। और यहां पे एक अर्थिंग दिखाने का तरीका ये बेटा, ये अर्थ किया हुआ, ये एक स्विच है जिसको हम क्लोज कर सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा कि when S is closed, find charge on 4 faces of plates। प्लेट्स के 4 फेसेस पे चार्ज क्या होगा अगर इसको हमने अर्थ कर दिया। तो बिना अर्थ किए हुए क्या होगा चार्जेस, पहले ये देख लेते हैं फिर इसको देखेंगे, और इसी से हमको पता चल जाएगा कि कितना पॉजिटिव चार्ज
प्लेट से अर्थ में गया है या अर्थ से प्लेट पे आया है। तो ये देखें तो रूल क्या कहता है, दोनों का सम 14, आधा कर लिया 7, तो यहाँ पे 7 कूलम चार्ज, यहाँ पे 7 कूलम चार्ज, और यहाँ पे टोटल 4 ही है, यानी इस पे आएगा -3 और इस पे -3 आएगा बेटा। तो इस पे क्या हो गया, बाई इंडक्शन +3, और ये देखें तो इस पे 10 था तो ये पूरा 10 कूलम चार्ज हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके का ये हो गया। ये जब स्विच ओपन है तब की बात है भाई, जब स्विच ओपन है तब की बात है। अब यहां पे अलग से हम दिखाते, स्विच क्लोज कर दिया तो होगा क्या। स्विच जब हमने क्लोज कर दिया तो अब इस केस में क्या होगा बेटा कि इसका जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, और इसका खुद का पोटेंशियल क्या है, अर्थ का पोटेंशियल 0। कनेक्ट करेंगे तो इसका भी पोटेंशियल 0 होना चाहिए, जबकि इसका खुद का पोटेंशियल 0 वोल्ट से ज्यादा होगा, क्योंकि नेट चार्ज हम देखें तो यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, और जब स्पेस में पॉजिटिव चार्ज ही है तो कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव होगा तो होगा क्या कि पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेंगे, यानी इधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। बेटा कितना मूव करेगा अभी हम बात करेंगे। कब तक मूव करता रहेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल 0 ना हो जाए। तो अब देखो होगा क्या, जब पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा बेटा, तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इसको इसने बाउंड करके रखा हुआ, अपने के साथ पकड़ के रखा हुआ ये नेगेटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। अच्छा, जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज मूव करता जाएगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, इसलिए ये बाहर वाले फेस पे देखो, ये इसमें थिकनेस हम दिखा रहे हैं, ये वाला कहां पे भाई, बाहर वाले फेस पे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा बेटा, इस पे रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज करेगा, और रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज करेगा तो ये इधर मूव करना स्टार्ट करेगा, और ये इधर मूव करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज घटेगा और यहाँ निगेटिव चार्ज भी घटेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है। अल्टीमेटली इस तरीके से होता रहेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ ये जो सारा पॉजिटिव चार्ज है इधर आ जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 4 कूलम चार्ज हो जाएगा। ये देखो बेटा ध्यान देना, क्योंकि ये जनरली तुमको बुक में नहीं मिलेगा और कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा। टोटल क्या हो जाएगा बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, 4 कूलम किधर गया, अंदर वाले फेस पे। कैसे अंदर गया, क्योंकि इसका रिपल्सिव फोर्स इस पे घट रहा है, ये अंदर जा रहा है, इधर जा रहा है। अच्छा, अल्टीमेटली जब इस पे 4 कूलम चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे उतना ही निगेटिव चार्ज आएगा, यानी अंदर वाले फेस पे -4 कूलम चार्ज आएगा। अब हुआ क्या है, ये देखो चार्ज मूव कितना किया है, तो ये 7 कूलम तो चार्ज अंदर गया ही अर्थ के अंदर, ये 3 कूलम भी गया, तब हुआ 0, और फिर 4 कूलम और गया, तब यहाँ पे हुआ -4, यानी टोटल अगर हम देखें तो 14 कूलम चार्ज अर्थ के अंदर गया है। यहां से यहां कितना चार्ज मूव किया भाई, 14 कूलम, यानी यहाँ पे 4 कूलम, यहाँ पे 10 कूलम, अगर इसको अर्थ करोगे बेटा तो टोटल 14 कूलम चार्ज यहाँ पे गया है, या कह सकते हो -14 कूलम चार्ज इधर आया है। तो -14 कूलम चार्ज का प्लस -10 कूलम इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, और फिर -4 कूलम इनर वाले फेस पे आया ड्यू टू इंडक्शन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, एक को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, यही आप हर जगह लगाएंगे। अब इसी को आगे हम डिस्कस करते हैं, इसी ग्राउंडिंग या अर्थिंग को। दूसरा केस लेते हैं, 2 स्फेरिकल शेल है, रेडियस कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, रेडियस R1, रेडियस R2, कॉन्सेंट्रिक, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है।
अंदर वाले फेस को ए नाम दे रहे हैं, बाहर वाले फेस को बी, इसका अंदर वाला फेस सी, इसका बाहर वाला फेस डी। यहां पे अर्थिंग किया जा रहा है भाई, ये स्विच है। क्वेश्चन ये है, फाइंड चार्जेस on face A, B, C, D if first question S is open, second question S is closed. पहला क्वेश्चन पूछा बेटा एस ओपन है तो चार्ज क्या होगा फेस ए बी सी डी पे, और दूसरा क्लोज्ड है तो क्या होगा। तो पहले वाले को हम सॉल्व करते हैं, ओपन जब है, और फिर क्लोज वाले का करेंगे, फिर उसको कंपैरेटिव स्टडी करेंगे बेटा आंसर किस तरीके से चेंज किया। तो क्यू ए इज इक्वल टू 0 because net electrostatic charge inside a conductor is 0। तो वो रूल लिख लेना, because net electrostatic charge inside conductor is 0। QB is equal to Q1 by conservation of charge, क्योंकि इसका कहीं कोई कनेक्शन नहीं है इस वाले सेल से, आइसोलेटेड सिस्टम है, नेट चार्ज Q1 कंजर्व रहेगा, अंदर 0 तो QB 0। QC is equal to minus Q1 by induction। अंदर Q1 है इस वाले फेस पे, इसके आउटर फेस पे Q1 है, तो इसके इनर फेस पे क्या होगा माइनस Q1। कैसे भाई, बाय इंडक्शन, या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। तो ये जो कंडक्टर बड़ा वाला उसके अंदर देखे तो 2 फेस है, बल्कि 3 फेस है, एक इसका इनर फेस, एक ये फेस, एक ये फेस, तीनों पे मिला के नेट चार्ज क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ये तो 0 है ही है, यानी QC प्लस QB इक्वल टू 0, वहां से निकालोगे ये आ जाएगा। अब QD क्या होगा, ये QD निकालना बेटा, और ये QD निकालना इस चारों में सबसे कठिन है। ये QD निकलेगा कैसे, QD को हम कैसे फाइंड आउट करें, तो इसको निकालने के लिए हम ये सपोज कर लें कि इस पे चार्ज QD है, तो अगर ये ओपन है, अच्छा ये वाला तो सिंपल है यार, अगर ओपन है तो ये सिंपल है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दें, अंदर -1 है और टोटल चार्ज कितना है Q2 है, तो QC प्लस QD क्या होगा Q2 होगा, और QD हमको निकालना है इज इक्वल टू Q2 माइनस QC, और QC क्या है माइनस Q1, तो ये हो गया Q2 प्लस Q1। ये चार्जेज आ गए बेटा जब ओपन है। अब क्लोज कर दिया तब क्या चार्जेज होंगे, क्लोज, तो QA is equal to 0, net charge inside a conductor is 0, QB is equal to Q1 by conservation of charge, एकदम वही आंसर आ रहा है। QC is equal to minus Q1 by induction, या ये कह सकते हैं नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज 0, तो इनसाइड कंडक्टर बड़े वाले कंडक्टर के इनसाइड चार्ज क्या है QA प्लस QB प्लस QC इज इक्वल टू 0। यहां सॉल्व कर लो, यही आंसर आ गया। अब QD हमको निकालना, जब हमने ये क्लोज कर दिया यानी अर्थ हो गया बेटा, तो अब हम ऐसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं लगा सकते, पहले तो वो क्लोज नहीं था, तो
ओपन था तो उस केस में ये आइसोलेटेड सिस्टम था, चार्ज कंजर्व रहेगा। लेकिन अब अर्थ से कनेक्टेड है तो चार्ज का कंजर्वेशन नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज हम लिख सकते हैं कि जो बाहर वाले सरफेस का पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड है। अच्छा, यहां पे पोटेंशियल चार वजह से आएगा। इस चार्ज के वजह से पोटेंशियल होगा, इस चार्ज के वजह से पोटेंशियल होगा, इस चार्ज के वजह से पोटेंशियल होगा और खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा। तो क्यू ए चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू ए अपॉन R2। भाई ये अपॉन R2, यहां पे ये डिस्टेंस R2 है ना, प्लस के क्यू बी अपॉन R2 प्लस के क्यू सी अपॉन R2 प्लस के क्यू डी अपॉन R2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 है ही है। ये क्या हो गया, माइनस बी पे कितना चार्ज, Q1 चार्ज है, तो ये हो गया, ये 0 हो गया, प्लस के Q1 अपॉन R2, सी पे कितना माइनस Q1 चार्ज है, तो माइनस के Q1 अपॉन R2 प्लस के QD अपॉन R2 इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करोगे बेटा, QD इज इक्वल टू 0, यानी अर्थ करने पे Q1 प्लस Q2 चार्ज अर्थ के अंदर गया है। अर्थ करने पे कितना चार्ज अर्थ के अंदर गया बेटा, Q1 प्लस Q2 चार्ज अंदर गया। जबकि उस कंडक्टर पे अगर हम देखें बाहर वाले तो केवल Q2 चार्ज हमने दिया था, लेकिन बाहर वाले सरफेस पे अपीयर कितना, Q1 प्लस Q2। अर्थ करने से वो पूरा का पूरा चार्ज अंदर चला गया, क्योंकि अर्थ करने के पहले चार्ज ये था, अर्थ करने के बाद चार्ज ये है। तो इस तरीके से हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। एक और लास्ट क्वेश्चन करते बेटा, इसी अर्थिंग का कैसे चार्ज मूव करता है और डिफरेंट फेज पे चार्ज हम कैसे निकालेंगे। इसके बाद हम लोग आज का लेक्चर खत्म कर देते हैं। सो थोड़ा सा और 5 मिनट बस देख लो। अब इस केस में हम क्या करते हैं, अंदर वाले फेस को अर्थ कर देते हैं और क्वेश्चन वही है, अंदर वाले फेस का अर्थिंग कर रहा है। यहां पे हम दिखा रहे भाई, ये अंदर वाला फेस है, अंदर वाला शेल है, इसको हम अर्थ कर रहे हैं। ये अर्थिंग दिया गया, ये बाहर ऐसे दिखा दे, यहाँ पे कोई कनेक्ट, बाहर वाले स्फीयर से कोई कनेक्शन नहीं, इसको हम ऐसे दिखा दे रहे, ऐसे, यानी बाहर वाले स्फीयर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। किस शेल को हम अर्थ कर रहे हैं बेटा, अंदर वाले शेल को। चार्ज Q1 Q2 Q3 दिया हुआ है सारे शेल पे, और अगर अंदर वाले शेल को हम अर्थ कर दे तो दो क्वेश्चन जैसे अभी किया था वैसे हम करेंगे। फाइंड चार्जेज ऑन फेस ABCD इफ S इज ओपन, S इज क्लोज। तो S इज ओपन का तो आंसर वही होगा जो अभी हमने किया था। S ओपन है बेटा, स्विच ओपन है, तो अभी हमने इसको सॉल्व किया था। अब इसको डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ऐसे लिख दे रहे हैं, QA इज इक्वल टू 0, QB इज इक्वल टू Q1, QC is equal to minus Q1 and QD is equal to Q1 plus Q2। क्लोज्ड में क्या होगा इस केस में ये देखना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट देगा बेटा, तब तुम समझोगे अर्थिंग का मतलब क्या होता है। 3 जगह हमने केस दिखाया, एक जो शीट था उस पे अर्थिंग का एग्जाम्पल हमने लिया, फिर कॉन्सेंट्रिक शेल बाहर वाले को अर्थ किया, अब तीसरा केस लिया कॉन्सेंट्रिक शेल अंदर वाले शेल को अर्थ कर दिया। ओपन को हमने डिस्कस कर दिया, जो चार्ज पहले था वही अभी भी होगा, क्लोज कर दिया। अब QA इज इक्वल टू 0, रीजन वही है,
net electrostatic charge inside a conductor is 0. QB is equal to Q1. अच्छा, ये क्लोज के लिए हम करने जा रहे हैं। अब QB इक्वल टू Q1 नहीं कह सकते बेटा, ये ध्यान रखना। अब QB इक्वल टू Q1 नहीं कर सकते, QA इक्वल टू 0 होगा क्योंकि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। QB इक्वल टू Q1 क्यों नहीं कर सकते? अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा ही नहीं क्योंकि ये अर्थ हो गया, ग्राउंड हो गया। तो इससे होगा क्या कि B का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, अंदर वाले शेल का पोटेंशियल 0 हो जाएगा बेटा। सो V इज इक्वल टू 0। अब V इज इक्वल टू 0 होगा तो हमको यहां का पोटेंशियल 4 चार्जेस की वजह से होगा, इस चार्ज की वजह से, इसके खुद के चार्ज की वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से और इस वाले चार्ज की वजह से। तो लिखते हैं, किसका हम पोटेंशियल लिख रहे हैं बेटा? ये अंदर वाले शेल का पोटेंशियल लिख रहे हैं। V इन इनर शेल का ये पोटेंशियल लिख रहा है। ये 0 का क्यों 0 होगा? क्योंकि अर्थ किया गया है, ग्राउंड किया गया है। अब ये होगा क्या? तो K QA अपॉन R1 प्लस K QB अपॉन R1 प्लस K QC अपॉन, यहां क्या आएगा भाई? R2 आएगा। यहां पे इस चार्ज के वजह से क्या पोटेंशियल होगा? तो वही पोटेंशियल होगा जो इसके सरफेस पे होगा। तो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही अंदर पोटेंशियल होगा क्योंकि ये पॉइंट भी क्या है? उसके अंदर आ रहा है। तो K QC अपॉन R2 प्लस K QD अपॉन R2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये हमको पता 0 है तो ये 0 प्लस K QB हमको निकालना भाई अपॉन R1 प्लस K बाई R2 और ये हो गया QC प्लस QD। हमको QC नहीं पता, हमको QD नहीं पता, लेकिन QC प्लस QD पता। वो क्या होगा? Q2 बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि शेल 2 तो कहीं कनेक्टेड नहीं है, इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया बेटा? QB इज इक्वल टू माइनस R1 अपॉन R2 इंटू Q2, ये चार्ज आएगा। यानी अंदर वाले शेल पे चार्ज कितना आएगा? इतना चार्ज, निगेटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब अर्थ से ये चार्ज इस पे गया होगा तभी ये चार्ज आया होगा। तो अर्थ से कितना चार्ज गया होगा? बेसिकली इतना नहीं गया होगा, वो तो हम निकालेंगे, अभी दिखाएंगे कितना गया होगा, लेकिन QB आ गया। तो QA इज इक्वल टू 0, QB इज इक्वल टू दिस। अब देखें तो QC और QD बड़े आसानी से निकाल सकते हैं बेटा। इसको हम यहीं कर दे रहे हैं, यहां बीच में कर दे रहे हैं। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने तो ये यहां दिखा देते बेटा। QC इज इक्वल टू माइनस QB बाई इंडक्शन ऑफ चार्ज। तो माइनस QB यानी R1 बाई R2 इंटू Q2। अच्छा, QD क्या होगा? तो QD प्लस QC, QD प्लस QC इज इक्वल टू कितना? Q2 है। तो QD इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? Q2 माइनस QC, और माइनस QC क्या हो गया? R1 अपॉन R2 इंटू Q2। यह आंसर हो गया बेटा। तो इस तरीके से हमने चारों फेस का चार्ज निकाल लिया। अब अगर हमसे यह पूछा जाए कि इस पे चार्ज अर्थ से कितना गया, उस पे अंदर वाले शेल पे अर्थ से कितना चार्ज गया, डेल्टा Q
हम क्या करें, ये हमेशा ध्यान रखना बेटा, किधर से किधर चार्ज गया ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। अगर इधर से इधर 2 कूलम चार्ज गया, इसका मतलब इधर से इधर -2 कूलम चार्ज गया, तो वो साइन का डिफरेंस आएगा। हम क्या दे रहे हैं क्वेश्चन कि यहां से अर्थ से इसके तरफ कितना चार्ज गया, डेल्टा क्यू, ये हमको बताना है। तो इज इक्वल टू, कनेक्ट करने के बाद फाइनल चार्ज कितना हो रहा है भाई, ये और ये उस शेल पे यही चार्ज हो रहा है ना, तो -R1/R2 इंटू Q2, ये बाद का चार्ज है। तो फाइनल चार्ज मान लो यहाँ पे 10 कूलम है, इनिशियल चार्ज 2 कूलम था, तो कितना चार्ज गया, 10 - 2 8, इसलिए फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज कर रहे हैं। इनिशियल चार्ज क्या है बेटा शेल पे, दिस प्लस दिस, तो ये आंसर हो गया -Q1 -R1/R2 इंटू Q2, इतना चार्ज अर्थ से उस शेल पे गया। इस तरीके के भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कंफ्यूजिंग होते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हमने बताया, इस तरीके से अगर ध्यान दोगे तो ये चीजें आसान होंगी। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना बेटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सबसे कठिन टॉपिक पे माना जाता है, क्योंकि न तो किसी बुक ने अच्छे से समझाया, न तो किसी टीचर ने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। सो वी शैल एंड the lecture here today, and we will meet again on next turn. Till then, do hard labor, be blessed. So sayonara, bye bye, and God speed.